Good morning, students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed various adjustment on the retirement of existing partner. Today we will move to the practical problem related to the retirement of a existing partner. The practical problem is A and B are partners sharing profit in the ratio of A 3:6 and B 2:6 and transferred to reserve 1:6. Their balance sheet on 31st March 2012 was as follows: Employee Provident Fund 18,000, Reserve Fund 12,000, Creditors 10,000, Profit and Loss 24,000, Capital A 80,000, B 40,000. The total capital is 1,20,000 and total liability side is 1,84,000. In asset sides, goodwill 15,000, plant 19,000, patents 4,400, stock 30,000, investment 20,000, data 20,000, less provision 400, net amount 19,600, and the cash 5,000. The total assets is 1,84,000. B retires on 1st April 2012. The terms where goodwill is to be valued 50,000, value of patents is to be increased by 3,000, but plant was found overvalued by 15,000. Provision for doubtful debt should be 5% on debtor, and provision for doubtful debts should be 5%, and provision for discount should be made on debtors and creditor at 3%. Out of insurance which are entirely debited to profit and loss account, 870 be carried forward as unexpired insurance. Investment were revalued at 16,000. Half of these investment were taken over by B. There is a claim for workman compensation to the extent of 5,000. B was paid in full. A borrowed the necessary money from the bank on the security of plant and stock to pay off B. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet of A. ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ये क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है. सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले चूज़ किया है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कई सारे एडजस्टमेंट्स टोटली क्लियर हो जाएंगे. जैसे यू नो वेरी वेल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हमें कई तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. जैसे फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of revaluation of assets and liability, accounting treatment of reserve, accumulated profit, accumulated losses and specific fund, and amount paid to the retiring partner in cash or his balance transferred to his loan account. So this question is totally mixture of those adjustment which are studied in the previous video. So इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन में पहले तो ये पता चल गया कि आपको क्या क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है एक ही, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ दो पार्टनर हैं. ओनली टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी, और जिसमें से बी रिटायर भी हो जा रहा है. सो यू नो वेरी वेल जब बी रिटायर हो जा रहा है तो सिर्फ ए बचेगा, अकेला बचेगा. ओके. और इसमें क्वेश्चन में पीएसआर को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर डाउट आएगा कि इसमें जो पीएसआर दिया है, ए का दिया है 3/6, बी का दिया है 2/6 एंड जितना पैसा बचता था 1/6 रिजर्व में जाता था. सो उसको लेके भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. यू नो वेरी वेल रिवैल्यूएशन अकाउंट आर रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. द फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 50,000. तो यू नो वेरी वेल इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में पड़ेगा, क्योंकि यू नो कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो भी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. रही बात वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी इंक्रीज बाई 3,000, सो इट इज़ अ प्रॉफिट. तो यू कैन सी इट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. पेटेंट आपको क्या दिख रहा है? एज अ प्रॉफिट दिख रहा है. ओके. क्योंकि पेटेंट पे आपको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पेटेंट की वैल्यू जो है 3,000 से इंक्रीज़ हो गई. नाउ प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 15,000. प्लांट की जो वैल्यू है वो बुक में 15,000 रुपये ज़्यादा दिखाई गई है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम किसी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखाते हैं तो इट इज़ अ लॉस फॉर द फॉर्म, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिखाना मीन इट इज़ अ लॉस. सो लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं. सो प्लांट डेबिट हो जाएगा 15,000 से. द नेक्स्ट
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर, यानी डेटर पे कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। तो इस समय आपका डेटर कितना है 20,000, तो प्रोविज़न कितना होना चाहिए 20,000 का 5% होना चाहिए, यानी 1,000 होना चाहिए। बट आपने अभी तक प्रोविज़न कितना बनाया है 400, तो आपको और प्रोविज़न की कितनी की ज़रूरत है सर, 600 की और ज़रूरत है, यानी 400 आपने बना के रखा है, 600 की और ज़रूरत है, तो आपके लिए लॉस हो जाएगा 600 एज अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया है कि आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के अलावा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी बनाना है, और डेटर और क्रेडिटर दोनों पे बनाना है। तो यू नो वेरी वेल, डेटर पे जब हम डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाते हैं तो इट इज़ एन लॉस, और क्रेडिटर पे बनाते हैं तो इट इज़ एन प्रॉफिट। बट डेटर पे प्रोविज़न बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें से प्रोविज़न की वैल्यू डिडक्ट हो जानी चाहिए, यानी कि जनरली डेटर की वैल्यू है 20,000, उस पर हमने 1,000 का प्रोविज़न बना लिया, तो अब कितना बचा 19,000 का 3% आपको निकालना होगा डेटर के लिए। ओके, 400 पहले से था, 600 आपने और बनाया, तो टोटल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हुआ 1,000, तो 20,000 में से 1,000 डिडक्ट हो गया, तो बैलेंस कितना है 19,000 का 3% बन गया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। रही बात क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स का सिंपल है, गिवन है 10,000 का सीधे आप 3% निकालोगे, दैट इज़ 300, तो उसको आप देख लो। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 570, 19,000 का 3%, वेज अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दैट्स 300, जो आपके लिए क्रेडिट साइड में दिखेगी, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर यू। द नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट वेयर रीवैल्यूड एट 16,000। इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन कितने पे हुई है 16,000 पे हुई है। और एडजस्टमेंट नंबर 4 में कह रहा है, आउट ऑफ द इंश्योरेंस विच आर इंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870 वी कैरीड फॉरवर्ड एन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इन द क्लास 11th मैंने पहले भी बताया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। सो आपने इंश्योरेंस पे किया था, जिसमें से 870 का रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो अनएक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड होता तो इसी साल का होता, अनएक्सपायर्ड इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सो इट इज़ योर इनकम। सो इन्वेस्टमेंट पे पहले देख लो तो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट था 20,000 और अब उसकी वैल्यू 16,000 हो गई, तो 4,000 आपका लॉस हो गया, और इसमें से आधा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसने ले लिया, बी ने ले लिया। तो ये डिपेंड करेगा पार्टनर्स कैपिटल पे, इसका रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पार्टनर्स ने कितना एसेट्स लिया, कितनी लाइबिलिटीज़ ली है, उसका इफेक्ट आपको यू नो वेरी वेल, उसका इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल पे शो कराना पड़ता है। सो दो चीज़ें हमें क्लियर हुई, पहला तो प्रीपेड इंश्योरेंस आया 870, और दूसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,000 से डिक्लाइन हो गई, सो इट इज़ अ लॉस। सो आपने जितने भी एडजस्टमेंट किए उसमें आपने देखा कि आपको पेटेंट्स पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 300 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 870 का मेंटेन किया। वहीं प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई 15,000 से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 600 का क्रिएट किया, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 570 का क्रिएट किया, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,000 से डिक्लाइन हो गई। सो आपने पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर दैट यू कैलकुलेट कि आपको लॉस हो गया 25,170। बट इसमें एक चीज़ और भी क्लियर दी हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, वो ये है कि देयर इज़ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, यानी आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लाइबिलिटी कितनी है 5,000, ओके, और आपके पास पहले से कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट आपकी लाइबिलिटी आ गई है 3,000 रुपीज़ की, सो इट इज़ योर लॉस, क्योंकि लाइबिलिटी तो थी ही नहीं, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आपके पास आ गई, तो जब भी लाइबिलिटी आती है तो इट इज़ अ लॉस फॉर यू। सो टोटल लॉस अगर आप देखें तो टोटल लॉस फॉर्म को कितना हुआ 25,170, एंड टोटल प्रॉफिट 4,170। सो फॉर्म में ए और बी को लॉस हो गया 21,000 रुपीज़ का, और 21,000 को आपने ए और बी के बीच में 3:2 में, जो कि ओल्ड रेशियोस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यू नो वेरी वेल, इफ देयर इज एन इन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू द एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल।
यू नो वेरी वेल, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट पहले से वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1 है गुडविल का। यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की तरफ से एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यू नो वेरी वेल कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, ए और बी, और बी जा रहा है। तो बी जब जाएगा तो उसे ए क्या देगा? गुडविल देगा। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द बी शेयर ऑफ गुडविल 50,000। 50,000 इज द टोटल गुडविल गिवन इन द एडजस्टमेंट एंड बी का शेयर कितना है? 2/5। सो बी को 20,000 रुपीज़ की गुडविल देगा। कौन देगा? ए देगा। तो बी के क्रेडिट में जाएगा कैपिटल के और ए के कैपिटल के डेबिट में जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है क्योंकि आपको पता है यू नो एंट्री इज एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल 20,000। ये एंट्री होती है ना, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप ये देख लो रिजर्व। सबसे पहले अपने बैलेंस लिखा विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द बैलेंस शीट एज अ ओपनिंग बैलेंस, दैट इज़ 80,000 एंड 40,000। एंड देयर आफ्टर जितना भी बैलेंस शीट में आइटम दिया उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है बांटने के लिए? सर बैलेंस शीट में बटेगा रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल। ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जिसे ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसमें पीएसआर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, रिवैल्यूएशन में भी कंफ्यूज किया होगा। ए बी, तो ए का है 236, बी का है 26 एंड इसमें बाकी पैसा रिजर्व के लिए 16। तो आप रिजर्व को इग्नोर कर लीजिए, रिजर्व से कोई लेना देना नहीं। ए और बी के म्यूचुअल रिलेशन पे रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 3:2। तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो 3:2 ही होगा। यानी रिजर्व हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे गुडविल को हमें राइट ऑफ करना हो बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन दर ओल्ड रेशियो, द ओल्ड रेशियो विल बी 3:2। सो आपको रिजर्व को इग्नोर कर देना है टोटली। सो जब हम लोग कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो रिजर्व को देखिए उसमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, गुडविल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड आफ्टर डैट यू नो कि बी को गुडविल मिलेगी। यस सर, तो देखिए बी के क्रेडिट में आ गया 20,000 एज अ गुडविल और ए के डेबिट में आ गया 20,000 गुडविल। क्योंकि एंट्री क्या होती है? बीस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो ए के डेबिट में जाएगा वही वैल्यू और बी के क्रेडिट में जाएगा, बट अपोजिट नेम अपोजिट होगा। बी में ए का नाम होगा और ए में बी का नाम होगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि रिवोल्यूशन पे आपको लॉस हुआ था। यस सर, कितने का लॉस हुआ था? 12,600 ए के लिए हुआ था और 8,400 बी के लिए हुआ था। सो 12,600 और 8,400 विल बी shown in the debit side of the partners capital account. यस सर, यहाँ तक एकदम क्लियर आ गया, समझ में आ गया। आप देखिए इसमें एक एडजस्टमेंट आपने देखा था, वो मैं लेके चलता हूँ। उसमें देखिए इसमें लिखा था इन्वेस्टमेंट वेयर रिवैल्यूएटेड एट 16,000, हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाई बी। यानी इन्वेस्टमेंट 16,000 का था, पहले 20,000 का था, अब 16,000 का हुआ, तो 4,000 का जो लॉस हुआ आपने उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर दिया। अब आपके रिवैल्यूएशन की वैल्यू कितनी है सर? 16,000। 16,000 का कितना लिया बी ने? आधा लिया ना, 8,000। ओके, तो जब भी कोई भी पार्टनर एसेट्स लेता है चाहे जिस भी वैल्यू पे ले विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, उसके डेबिट साइड में इफेक्ट पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल। अगर लाइबिलिटी लेता है तो क्रेडिट साइड में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप देख रहे होंगे जब भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्रेडिट में इफेक्ट पड़ता है, और गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो डेबिट में इफेक्ट पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट को बी ने लिया तो आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में देखेंगे बी में 8,000 रुपीज़ वैल्यू शो कर रही है। यस सर, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है सर? आप इस लाइन को पढ़िए ध्यान से। लिख रहा है बी वॉज पेड इन फुल, यानी इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, या तो कैश में पे कर देते हैं इमीडिएटली, या तो जितना पैसा उसका रिप्रेजेंट होता है, जितना पैसा ड्यू होता है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ए को जो रिटायर हो रहा है, बी को, उसे हम पूरा का पूरा पे करेंगे। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी।
और एक चीज़ और भी मेंशन की गई है कि अगर पैसा कम पड़ेगा फर्म में तो ए बोरो करेगा, लोन लेगा। कहाँ से? बैंक से लोन लेगा और सिक्योरिटी में प्लांट और स्टॉक को रखेगा। तो एकदम दिमाग में रख लीजिए, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और उसके पीछे जो भी मॉर्गेज रखते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो इम्प्लाइड होता है। सो अगर आपने फर्म के लिए कोई लोन लिया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई लोन लिया, उसके पीछे अपनी फर्म की एसेट्स को मॉर्गेज रखा है, तो मॉर्गेज रखने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बट आपने लोन लिया तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो जितना पैसा बी को देना है, जितना पैसा फर्म के पास कैश में अवेलेबल है, अगर आप बैलेंस शीट देखें तो फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है सर? नाउ बैलेंस शीट को देखने के बाद ये पता चला कि फर्म के पास 5000 अवेलेबल है। बाकी पैसा जितना भी ज़्यादा बी को देना होगा उसके लिए उसको बैंक लोन लेना पड़ेगा और बैंक से पे करना होगा। ओके सर। सो उसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल को मूव करते हैं। जब पार्टनर्स कैपिटल में हम देखते हैं तो पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस कितना आता है? 74,400, और डेबिट में देखें 22,400। तो टोटल हमें कितना पे करना था उसको? 52,000। अमाउंट पेड टू बी कितना करना है? अमाउंट पेड टू बी 52,000 था ना कि 72,000 था? हाँ यस 52,000। बी को मुझे देना था 52,000। फर्म के पास कितना कैश अवेलेबल है? 5,000। यानी अभी भी कितना कम पड़ रहा है फर्म को देने के लिए? 47,000। उसने उसके लिए कितना क्या ले लिया? बैंक लोन। तो बैंक लोन ले लेगा, क्योंकि अब तो फर्म खाली ए के लिए बची, तो ए फर्म उसको पे करने के लिए 47,000 रुपीज़ का लोन लेगा। तो आप जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो फर्म ने, यानी जो अब ए बचा खाली, ए ने बी को पे ऑफ करने के लिए 47,000 रुपीज़ का लोन लिया और उस लोन से उसको पे कर दिया। ओके, तो 5,000 तो तुरंत पे हो गया और 47,000 किसके थ्रू पे हुआ? बैंक से। ये देखिए डिफ्रेंशिएशन है। फर्म के पास कैश थी 5,000, उसने कैश से 5,000 दिया और बैंक से कितना दे दिया? 47,000 दे दिया। यस सर। अब ए का बैलेंस कितना बचा? 60,000, क्योंकि ए तो बैलेंस हम उसी का कहते हैं जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो उसे कैश में पे कर देते हैं या फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ लोन तो मैंने कहा कि जाओ तो यहाँ से। सो इन दिस क्वेश्चन amount due to B firstly paid by the cash balance available in the firm, and thereafter deficiency amount paid by the taking loan by A, that is 47,000. So it is a liability from the firm, so ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो होगा एज अ बैंक लोन 47,000। ये बात ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए, क्योंकि ए सिर्फ बचा है, तो ए की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो उसमें एकदम दिमाग में रखिएगा कि हमें 47,000 रुपीज़ का बैंक लोन शो करना होगा और कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कैश तो पूरा पे कर दिया मैंने, बचा 47,000 रुपीज़ और देना था, तो 47,000 का मैंने लोन ले लिया, यानी बी से अब लेना देना कुछ भी नहीं है हमको। सो अब हम लोग बैलेंस शीट पे मूव करते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, तो देख लीजिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 18,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। क्रेडिटर्स पे हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मेंटेन किया था, दैट्स वाई 9,700 शो हो रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आ गई थी 5,000 की, क्योंकि पहले तो कोई फंड था नहीं, हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आई थी, दैट इज़ 5,000। बैंक लोन लिया गया था, देखिए लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन विल बी शोन, दैट इज 47,000। और कैपिटल ए की कितनी आई थी? 60,000। वेयर इज एन एसेट साइड पे अगर हम लोग फोकस करें तो 75,000 एज अ प्लांट, पेटेंट 7,400, स्टॉक 30,000, इन्वेस्टमेंट 8,000। टोटल इन्वेस्टमेंट था 16,000, बट हाफ किसने ले लिया? बी ने। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 8,000। डेटर्स पे आप यू नो वेरी वेल, डेटर्स पे हम लोग क्या करते हैं सर? फर्स्टली वी डिडक्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड देयर आफ्टर वी डिडक्ट द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो टोटल डेटर थी 20,000, प्रोविजन 1,000 फॉर बैड डेब्ट्स
and 570 for discount. So net debtor amount is 18,430. And prepaid insurance, जैसा एडजस्टमेंट में दिया था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो यू नो वेरी वेल कि प्रीपेड इज अ एसेट्स फॉर द फर्म, सो इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो ये है बैलेंस शीट इस क्वेश्चन. ये है इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट और ये है इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड. It has been assumed that cash balance of 5,000 appearing in the balance sheet has been utilized in paying off P. Yes, ये मैंने मान लिया है कि कैश से पहले पे किया. पहले लोन लेंगे हम उतना ही ना जितना मुझे ज़रूरत होगा, तो ये इम्प्लाइड ही है कि पहले उसने कैश से सारा पे कर दिया होगा 5,000 रुपीज़ और जितना बचा होगा उसने उसका लोन ले लिया होगा. एंड नेक्स्ट इज नो इंटरसेप्टेड इंटू इज पास्ट फॉर कीपिंग द प्लांट एंड सिक्योरिटी स्टॉक एज अ सिक्योरिटी विद द बैंक. यानी बैंक से हमने जो लोन लिया था वो प्लांट और स्टॉक को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा था, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट हाँ, जब भी कोई लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. तो बैंक आया फॉर्म में, फिर उस बैंक से मैंने क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया, तो बैंक भी कट गया, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास. ओके, मैंने उतना ही लोन लिया जितना मुझे बी को पेमेंट करने के लिए देना था. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. Pankaj, Naresh and Saurabh are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Naresh retired from the firm due to illness. On that date, the balance sheet of the firm was as follows. Pankaj, Naresh and Saurabh. Journals of 12,000, creditor 15,000, bills payable 12,000, outstanding salary 2,200, provision for legal charges 6,000, capital 40, Pankaj 46,000, Naresh 30,000, Saurabh 20,000. The total capital is 96,000 and total liability side 1,43,200. And in the bank side 7,600 is a bank. Data 6,000 less provision 400. The net amount is 5,600. Stock 9,000, furniture 41,000, premises 80,000. The total assets is 1,43,200. Additional information: premises have been appreciated by 20%, stock depreciated by 10%. तो प्रीमाइसेस से प्रॉफिट हो गया, स्टॉक से लॉस हो गया, प्रोविज़न बनाना है 5%, तो ये लॉस है. फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज 1,200, ये भी लॉस है. फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, पहले फर्नीचर कितने का था 41, तो 45 का करना है, तो 4,000 हमें प्रॉफिट हो गया. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 42,000, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक. कह रहा है नरेश की कैपिटल में से 26,000 रुपये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और बाकी पैसा उसे पे कर दो. इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक. यानी ये लाइन देखिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कम्बिनेशन है. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो पूरा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था जितना रिटायरिंग पार्टनर को देना था. आज की इस पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसमें मैंने क्या किया, पूरा उसको कैश से पे किया और अगर ज़रूरत पड़ा तो लोन भी ले लिया. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 26,000 जितना भी उसको देना है नरेश को, मान लो नरेश को 50,000 देना हो, तो 26,000 आप क्या करो, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. बैलेंस बचा 24,000, उसके लिए कैश से पे करो. कैश है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए भी लोन ले लो. तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन में डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी 5:1. गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट. सो क्वेश्चन आप पहले क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ 2 चीज़ बताऊंगा. एक, सबसे पहले मैं बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद मैं बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसकी बैलेंस शीट आपको खुद बनानी होगी. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. यू नो एज इट इज़, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टॉक पे हमें लॉस हुआ 900 का, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल लीगल डैमेज पे 1,200 का लॉस हुआ है, प्रीमाइसेस 16,000 प्रॉफिट हुआ है, प्रोविज़न फॉर डैमेज बैड डेप्स 100 एंड फर्नीचर 4,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है. सो आफ्टर द एनालिसिस द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वी फाइंड दैट कि हमें 20,100 का प्रॉफिट हुआ ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड 2,100 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ. सो द नेट प्रॉफिट ऑन revaluation of assets and liability, that is 18,000, and it will be distributed by old partner, that is Pankaj, Saurabh and Naresh 3:2:1. ओके, उसमें बांट देंगे. नरेश रिटायर हो रहे हैं, यानी बीच वाला जो है पंकज, नरेश एंड सौरभ, जो नरेश है वो रिटायर हो रहा है.
और उसमें न्यू रेशियो भी गिवन है, तो यू नो वेरी वेल जब भी न्यू रेशियो दिया होता है तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, तो पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर कर लिया, वो बहुत ईजी है। नाउ वी विल मूव टू द कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा, बैलेंस लिख लिया। पंकज, नरेश एंड सौरभ का 46,000, 30,000 एंड 20,000 इट इज़ गिवन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आफ्टर दैट बैलेंस शीट में कोई ऐसे आइटम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है। जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कोई ऐसा आइटम नहीं दिख रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सो जनरल रिजर्व 12,000 है, उसे हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 6,000, 4,000 एंड 2,000, 6, 4 एंड 2। यस, नाउ रीवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हुआ था 9,600, 300, उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ वी विल मूव टू द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो द ओल्ड रेशियो इज़ 5:3:2:1, पंकज, नरेश एंड सौरभ, और न्यू रेशियो है इनका 5:1। सो जब हम लोगों ने ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो की हेल्प से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, तो यू कैन सी गेनिंग रेशियो ऑफ पंकज इज 5:6 - 3:6 दैट इज़ 2:6, एंड सौरभ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल है, सो उसने ना तो गेन किया ना तो सेक्रीफाइस किया। तो यू नो वेरी वेल इस दिस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ किसने गेन किया है, सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ पंकज ने गेन किया। तो यू नो वेरी वेल जो गेन करता है वही रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल प्रोवाइड करता है। तो द एंट्री इज Pankaj capital account debit to Naresh capital, that is 14,000. And how we will calculate the amount of goodwill? Goodwill amount is 42,000, and the Naresh share of profit, that is 2/6, that is 14,000. So 14,000 will be provided to the Naresh by the Pankaj. तो you know very well नरेश के क्रेडिट में जाएगा और पंकज के डेबिट में जाएगा। पंकज के नरेश के क्रेडिट में और पंकज के डेबिट में। अब यहाँ पर आता है हमारा असली का, वो ये है कि यू नो वेरी वेल कि नरेश को जितना पैसा देना होगा हमें वो निकालना होगा। पहले उसको मिला कितना, क्रेडिट में कितना आइटम है उसका 54,000, और डेबिट में कितना है कुछ भी नहीं, यानी उसको देना कितना है मुझे 54,000। उसमें से मैंने कितना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्वेश्चन में गिवन था कि 26,000 रुपीज़ के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, यानी अब मुझे उसको कितना पे करना है 28,000 उसे पे कर दो। सिंपल सी बात समझिए, 54,000 में से 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन द बैंक, और रिमेनिंग अमाउंट को बैंक से पे कर दो। अब इसके लिए वर्किंग नोट थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। अब आप खुद देखिए कि बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस कितना है 7,600, या फिर आप ऐसे देखिए डायरेक्ट बैलेंस शीट से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में देखिए 7,600 का बैंक का बैलेंस है, और आपको लोन कितने का पे करना है 54,000 देना था, जिसमें 26,000 आपने पे कर दिया लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और यानी आपको 28,000 रुपीज़ और देना है, यानी 28,000 रुपीज़ आपको पे करना है। तो 28,000 जब आपको पे करना है, उसमें से 7,800 7,600 तो आपके पास है, यानी आपको कितने रुपए की और ज़रूरत है 20,400। तो आपको लोन कितना लेना होगा बैंक से 20,400। सो सिंपल, यानी बैंक से आपको लोन कितना लेना है 20,400। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये लोन अकाउंट शो करोगे, देखो इसमें सिंपल सा है कि 26,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र दिया, 28,000 बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब 28,000 में से 7,200 फर्म के पास ऑलरेडी था, और 20,200 उसने लोन लिया है फर्म से। 7,200 ऑलरेडी था बैंक के पास, फर्म के पास, और उसके बाद हमने पंकज और सौरभ का क्या कर लिया, बैलेंस निकाल लिया। ओके, सो ये केयरफुली देख लो। पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो घर पे। ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग, ओके, उसके बाद ये उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड देयर आफ्टर इट इज़ अ कैपिटल अकाउंट। ओके,
अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए। बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि इसमें मैंने क्या किया, नरेश के लोन अकाउंट को भी यूज़ किया है, सो ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी अकाउंट में शो होगी। बैंक से लोन भी लिया है, ये एडजस्टमेंट भी देख लो, बैंक से लोन भी लिया है 20,400 का। क्यों? क्योंकि 28,000 उसे पे करना था फॉर्म को, लेकिन 7,600 ही सिर्फ पैसा था ना बैंक के फॉर्म में, बैंक में 7,600 था, तो बैंक से कितना लिया, 20,400। ओके, सो टुडे आपके ऑनलाइन क्लासेस का ये होमवर्क भी है एक तरह का। सो आप इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट or suggestion regarding today's practical problem, so please ask me, and as well as please solve the practical problem given in your book. So आज के लिए इतना ही, thank you, thanks a lot.